जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त और उर्दू में इसको लहू भी बोलते हैं। ब्लड का जो अध्ययन होता है इस अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं या सेरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ब्लड जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। अब ये प्राकृतिक कोलाइड का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक कोलाइड उसे कहते हैं, जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर किसी पदार्थ को छानते हैं और छानने में पूरी तरह से नीचे ना आए तो उसे क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा कुछ अंश उसका ऊपर बच जाए, उसे क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक गाढ़ा पदार्थ है। ठीक है, ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसका जो हमारे जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कितना ब्लड होगा। मान लीजिए हमारा वेट अगर 70 kg है तो 70 kg का 7 या 8% हमारा जो ब्लड होगा, तो इसका अगर 8% निकाला जाए तो कितना हो सकता है? तो 1 0 से 1 0 7 8 56, यानी कुल मिला के 5.5 लीटर ब्लड हमारे अंदर होगा। तो यही है कि नर के अंदर 5.5 लीटर ब्लड होता है। इससे आधा लीटर कम फीमेल के अंदर ब्लड होता है। जैसे कि कितना? 5 लीटर। 5 लीटर फीमेल के अंदर ब्लड पाया जाता है। निर्माण की बात कर ले कि ब्लड निर्माण कहाँ होता है, तो वयस्क मानव जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर बोन मैरो के अंदर अर्थात अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का निर्माण होगा। लेकिन जब किसी बच्चा पेट में हो तो उसमें ब्लड कहाँ बनेगा? तो उसमें लीवर में बनता है। ठीक है, लीवर में निर्माण होता है। ठीक है, जब बच्चा पेट में रहेगा यानी भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में ब्लड कहाँ बनेगा? तो लीवर में। और वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लड हार्ट में स्टोर रहता है। तो जब ब्लड हार्ट में स्टोर रहेगा तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा। ये एक पंपिंग मशीन है, जब तक पंप करेगा तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। इसमें स्टोर नहीं रहता है। हमारे दाहिने साइड जो पेट है, यानी इसको अंदर से उदर बोलते हैं, उदर के अंदर हमारे दाहिने साइड स्प्लीन, यानी इसको हिंदी में तिल्ले बोलते हैं, यहीं आके स्टोर रहता है। इसीलिए हम इसको स्प्लीन यानी इसको बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टोर कहाँ रहता है? तो स्प्लीन यानी पिल्ला में, कहाँ? पिल्ला में स्टोर रहता है। अच्छा, इसको कब्र भी बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा जो आरबीसी होता है वो 120 दिनों के बाद जब मरता है तो कहाँ जाता है? तो कहाँ? तो स्प्लीन में स्टोर रहता है। कहाँ? वो भी कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में। यानी इसको हम गर्भयार्ड से भी जानते हैं, यानी इसको कब्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने किया था। हेमोग्लोबिन की बात कर ले कि हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन यानी अर्थात लोहे की मात्रा। तो मेल में 149 एम, यानी कि 100 ml में 149 पाया जाता है। ठीक है, और फीमेल में मेल से थोड़ा कम पाया जाता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है मेल से थोड़ा कम पाया जाता है। इसीलिए जो फीमेल की जो बॉडी होती है थोड़ी कोमल होती है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों का तो बॉडी बहुत हार्ड होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, ये इसको आप लोग याद रखेंगे। अब इस ब्लड का कार्य को देख लेते हैं कि ब्लड का कार्य क्या है। तो ब्लड का हमारे शरीर के अंदर परिवहन का कार्य है। क्या कार्य है? परिवहन का कार्य है। मुख्यतः किसका कार्य है? परिवहन का। हमारे शरीर के अंदर परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। जैसे कि हमारे आम भाषा में अगर हमको यहाँ से पटना चौक जाना हो, पटना सिटी जाना हो, तो हम कोई बस पकड़ते हैं, चले जाते हैं। उधर से कोई भी चीज़ लेकर आना हो तो बस पकड़ेंगे, फिर लेके चले जाएंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर अगर इस कोशिका कोई आवश्यकता हो, चाहे पेट से चाहे कहीं से किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो कौन पहुंचाता है? तो ब्लड पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो ब्लड पहुंचाता है।
ब्लड जो होता है ये पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। पोषक पदार्थ अर्थात क्या, जब हम कोई चीज़ यानी जब कोई चीज़ खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में चला जाता है, और ग्लूकोज के फॉर्म जो होता है उसे ब्लड में मिलता है, ब्लड लेके हमारी कोशिकाओं तक जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ाए हैं, ठीक है, वहाँ हमारी एनर्जी के रूप में वो चीज़ यूज होने लगता है। तो पोषक पदार्थ का भी परिवहन कौन करता है? तो ब्लड करता है। दूसरी बात, गैसों का विनिमय करता है, अर्थात जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन किस में चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है, और फेफड़ा में ब्लड आके वेट करते रहता है, और जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है उसको पकड़ लेता है और लेके चला जाता है और जाता हमारी कोशिकाओं तक। और कोशिका क्या करती है उस ऑक्सीजन का, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा चुके हैं, और वहाँ से हमारी कोशिका में जो CO2 होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेके फिर ले आके फिर कहाँ? फेफड़ा तक पहुँचा देता है, फिर यहाँ फेफड़ा से बाहर निकल जाता है। तो गैसों का विनिमय भी कौन करता है? तो ब्लड करता है। और तीसरी बात कि उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन ब्लड ही करता है। अब ये कैसे? तो कोई भी उत्सर्जी पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक दवा खाया, हानिकारक चीज़, ठीक है, हानिकारक चीज़ खाया, जैसे ही हमने खाया वो किस में जाके मिलेगा? लास्ट में, अंतिम में डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मिलेगा। जैसे ही ब्लड में मिलेगा और ब्लड फिर जाता है कहाँ? किडनी तक। जैसे ही किडनी में जाएगा, किडनी उसको पकड़ के बाहर लेके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो उत्सर्जी पदार्थ को भी परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन भी ब्लड करता है, हालांकि किडनी उसको अलग कर देता है, उत्सर्जी पदार्थ को अलग करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। ऐसे हम एक तरफ से और भी जानते हैं कि जो हमारी किडनी होती है ब्लड को छानने का कार्य करती है। इससे पहले उत्सर्जी वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे, उसमें बताए हैं कि कैसे ब्लड को छाना जाता है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, रक्त जो होता है, रक्त कैसे कैसे मिलके बना होता है, ठीक है। तो रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, ठीक है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग रुधिराणु होता है, ठीक है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला फाइब्रोनोजिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इन डिटेल पढ़ेंगे, फिर प्लाज्मा हेडिंग बनाएंगे, फिर डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल रुधिराणु में देख लेते हैं क्या क्या होता है। रुधिराणु भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका वैज्ञानिकी नाम क्या, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो RBC का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, और WBC का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिकी नेम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। अगर RBC की संख्या की बात कर ले तो हमारे शरीर के अंदर 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख होता है। कितना? RBC कितना होता है? 50 लाख होता है। ल्यूकोसाइट की बात कर लें यानी WBC की बात कर लें तो हमारे शरीर के अंदर ये 10,000 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10,000 पाए जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स की बात कर ले तो हमारे शरीर के अंदर 2 लाख पाए जाते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं जीवन काल की, मतलब इसकी लाइफ की, कितने दिन जिंदा रहता है? तो हमारे शरीर के अंदर 120 दिन जिंदा रहता है। कितने दिन? 120 दिन। और ये WBC जो होता है मात्र 4 दिन जिंदा रहता है, और प्लेटलेट्स मात्र 7 दिन जिंदा रहता है। RBC का जो आकार होता है कुछ गोलाकार टाइप होता है। कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई पे, जब हम किसी भी ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो इसका आकार बढ़ने लगता है। किसका? RBC का आकार बढ़ने लगता है, अर्थात बढ़ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ब्लड के अंदर किस पार्ट का मतलब होता है आकार बढ़ने लगता है? तो क्या जवाब देंगे? तो RBC जवाब देंगे। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात जब इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात अगर इसको निकाल के किसी को दिया जाए तो केंद्रक के अंदर क्या DNA और RNA पाया जाता है? तो DNA और RNA की जाँच की जाएगी? नहीं की जा सकती।
जांच नहीं की जा सकती, अर्थात इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रुद्राणु का 95% भाग होता है, रुद्राणु का 95% भाग होता है, यानी 100% अगर इसको मानते हैं तो 95% आरबीसी होता है और 5% में ये दोनों होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड में यानी ब्लड के अंदर के आरबीसी, और आरबीसी यानी कि अगर ब्लड के अंदर आरबीसी की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया बीमारी होती है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है। कौन सी होती है, तो एनीमिया होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन। तो ये भी पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से या आयरन की कमी से, एफ ही होता है ना जी, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है, या आरबीसी की कमी से तो एनीमिया। आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, यानी इसका कोई शेप साइज नहीं होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, अर्थात जब इसमें केंद्रक पाया जाता है तो डीएनए और आरएनए की जांच की जा सकती है, ठीक है। मुख्यतः ये कार्य क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर, तो ये जो होता है रोगों से लड़ने के लिए होता है, रोगों से रक्षा करता है। किससे, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, बीमारी से हमको बचाता है। देखिए अब इसके कुछ प्रकार समझ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी बीमारी आता है हमारे शरीर के अंदर, तो मान लीजिए बीमारी है, ठीक है, तो उसको पहचान कौन करेगा, एंटीबॉडी देखेगा, और अकेले नहीं मारेगा, ये दौड़ते दौड़ते जाएगा किसके पास, तो लिम्फोसाइट के पास जाएगा। किसके पास, लिम्फोसाइट के पास जाएगा। ये डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार इसको समझते हैं। एंटीबॉडी देखेगा कौन, ये बीमारी को, और बीमारियां जो एंटीबॉडी जाए किसके पास जाएगा, लिम्फोसाइट के पास जाएगा। भैया चलो कोई बीमारी है उसको मारते हैं, ये लिम्फोसाइट जाएगा और इस बीमारी को मार देगा। जैसे इस बीमारी को मारेगा, बीमारी मर के वहीं पड़ जाएगा। अब वहीं मर के पड़ गया, जब ये सड़ेगा और गलेगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जाता है कौन, मोनोसाइट। कौन जाता है, मोनोसाइट। जैसे ही मोनोसाइट जाता है तो इसको खा पी के पचा लेता है। खाने पचाने यानी भक्षण कार्य कौन करता है, मोनोसाइट करता है, ठीक है। यही जो होता है, जो टी सेल यानी टी सेल, HIV की जब बीमारी होती है किसी को, तो ये जो टी सेल होता है यानी लिम्फोसाइट होता है, यही मर जाता है। जब ये मर जाएगा तो बीमारी से लड़ेगा कौन, तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है HIV, ठीक है। HIV कौन सा होता है, लिम्फोसाइट यानी टी सेल यानी आकार कुछ इस प्रकार इसका होता है। इसका आकार ये क्या करता है, बीमारी को मारता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का जो आकार होता है, प्लेटलेट्स का आकार होता है उत्तल लेंस के जैसे होता है। कैसे होता है, उत्तल लेंस के। इसके भी अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये हमारे मुख्यतः क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, हमारे अंदर शक्ति फुर्तीली, ठीक है। यही प्लेटलेट जब कम हो जाता है तो डेंगू की बीमारी होती है। जैसे लोग को चला नहीं जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी होती है, ठीक है। और ये आगे बढ़ते हैं, रुद्राणु को हमने पढ़ चुका। अब आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है हमारे रक्त का 60% होता है। किसी बुक में 55% भी देखने को मिलेगा, तो लगभग 60% तक होता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा 90% जल का और 10% प्रोटीन होता है। न इसमें प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन रहता है। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। पहला फाइब्रोनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन ब्लड को यानी हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्या करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। अगर प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो ये सेरम बच जाता है, ठीक है। जो बचा हुआ भाग उसको क्या बोलते हैं, सेरम बच जाता है, ठीक है। ये सेरम जो होता है हल्का पीले रंग का होता है। इसी से हम बीमारियों की जांच
करते हैं। देखते होंगे कि इंजेक्शन लगा के ब्लड निकाल लिया जाता है और ब्लड निकालने के बाद फिर अलग करके उसमें से प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अलग करते हैं, जो सीरम बच जाता है हल्का पीले रंग का होगा, ठीक है। उसी से बीमारियों की जाँच की जाती है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।